ओके बेटा, इम्यूनिटी का वर्ड कभी सुना? क्या होती है? Immunity, ability of body to fight with diseases, pathogens. किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स जो बॉडी की तरफ से आएगा, जब बॉडी किस रिटेलिएट करती है ना पे, ठीक है। तो जब हम वैक्सीन्स की बात करते हैं, हमारी बेसिकली जो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड ही इम्यूनिटी पे है। इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है वैक्सीन। ठीक है। तो जब तक हमें इम्यूनिटी का पता नहीं होगा, इम्यूनिटी की बेसिक्स का पता नहीं होगा, उस वक्त तक हमें वैक्सीन की कॉन्सेप्ट का, ठीक है। सबसे पहले तो हम इन बाबा जी को देख लेते हैं, जो फादर ऑफ अजय बाबा जी, हाँ, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन है। ये वही है जिन्होंने वो अनएथिकल किस्म के एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, एडवर्ड जेनर। तो ऑलरेडी हम इनके एक्सपेरिमेंट पे बात कर चुके हैं, स्मॉल पॉक्स पाव पॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट जो था, ठीक है। तो जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। कुछ मिलती हैं जो कि बर्थ से मौजूद है, ठीक है। एनीथिंग जो कि रेजिस्टेंस टू डिजीज में यूज होगा वो क्या है, आपका फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी है। और कुछ ऐसी होती हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अक्वायर करते हैं, ठीक है। एक वो जो हमें पैदाइशी तौर पे जेनेटिकली मिली हुई है, और एक वो जो हम अपने एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, ठीक। तो दोनों को अगर देखा जाए तो एक हमारी क्या है, इननेट, और दूसरी हमारी क्या होगी, अडॉप्टेड, ठीक है। इननेट क्या है, सबसे बड़ा बैरियर आपके ख्याल में कौन सा है किसी भी डिजीज के केस? हमारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन क्या है? स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो स्किन है वो एक बैरियर है, ठीक है। तो जब हम बैरियर्स की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट आते हैं। उससे हमारे पास जनरल बैरियर्स आते हैं, हमारे पास फिजिकल बैरियर्स आते हैं, देन वी आल्सो हैव केमिकल बैरियर्स एंड बायोलॉजिकल बैरियर्स। हम वन बाय वन इन सबको देखेंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। अच्छा, देन इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक जनरल सा रिस्पॉन्स है। हम क्या कहते हैं कि ये नेचुरली प्रेजेंट है और नॉन स्पेसिफिक है। अगर हम स्किन की बात कर रहे हैं, पानी आके लगेगा तो उसको भी रेजिस्ट करेगा उसी वे में, ठीक है। अगर ऑयल गिर जाएगा तो उसको भी रेजिस्ट करेगा उसी वे में। तो अगर इकोलाई आके बैठेगा तो उसी तरह रेजिस्ट करेगा, जिस तरह के स्टेफाइलोकोकस और यस के लिए करेगा। सुडोमोनास रोजिनोसा आ जाए तब भी ऐसे ही रेजिस्ट करेगा। रेजिस्टेंस क्या है, एंटर नहीं होने देना, ठीक है। तो ये क्या है, आप समझे कि एक गेट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हम जब बात कर रहे हैं इस तरह के बैरियर की, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। बाहर से ये एक दरवाजा है, बाहर से कोई भी आए तो इसका काम क्या है, रोकना। तो ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक, कोई भी बंदा है तो ये। लेकिन अगर हम इसकी जगह एक बंदे को खड़ा कर दें और उसे कहें कि तुमने इसको आने देना और इसको नहीं आने देना, तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज है ना, वो हमारे अडॉप्टिव है, ठीक है। हमें पता लग जाता है, जैसे वैक्सीन के बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है, हमने एक्वायर कर दिया, पैसिव आ जाता है, एक्टिव आ जाता है, और फिर अडॉप्टिव आ जाता है, ठीक है। अडॉप्टिव में हमारे पास तीन चीजें हैं, एक्टिव, पैसिव और अडॉप्टिव, ठीक हो गया। ये अक्वायर्ड है और स्पेसिफिक है। दोनों में अगर मैं फर्क पूछूं तो आपने अगर एक लाइन में बताना है तो क्या बताएंगे? एक स्पेसिफिक है और एक नॉन स्पेसिफिक, एक नेचुरल है और एक अक्वायर किया है, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ इन ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है। Once activated, the same mechanism occurs regardless of which challenge is encountered or previous exposure. क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम रिस्पॉन्स है। स्किन विल एक्ट द सेम, ठीक है। स्टोव सेम रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। उसका रिस्पॉन्स चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा, फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट है और चेंज नहीं होगा। चैलेंज से मैटर नहीं करता कि कौन सा बैक्टीरिया आ रहा है, कौन सा वायरस आ रहा है, ये सेम रहेगा, ठीक है। हमारा नेजल म्यूकोजा है, सेम रहेगा, ठीक है। इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। अब अगर स्किन पे पानी गिरा है तो इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, अगर स्किन के ऊपर इकोलाई आया है तो इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा। ये नहीं होगा कि वो अभी सोचने बैठ जाए कि इसको गुजरने देना है कि नहीं गुजरने देना, ठीक है। उसे रोकना है तो उसने रोकना है, इतनी देर में वो एब्जॉर्ब हो जाए। हम्म? तो क्या है, तीन चीजें, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ,
ठीक है, इमीडिएट है और सेम रिस्पॉन्स है। इननेट इम्यूनिटी के जनरल बैरियर्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट फैक्टर्स क्या हैं जो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें आपकी न्यूट्रिशन आ जाती है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स आ जाते हैं, फीवर, एज, जेनेटिक्स, रेस, ये सब है जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन में, जिसमें जो ये फैक्टर्स है ना, ये फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स को। ठीक है, होता क्या है, एज के साथ क्या होगा, वीक हो जाएगी। ठीक है, बच्चा है तो क्या होगा, वीक होगी। ठीक है, तो ऑप्टिमम कहाँ पे है, आपकी प्राइम जो एज होती है उसके अंदर। ठीक, फीवर में क्या होगा, टेम्परेचर ऊपर गया तो रिस्पॉन्स बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। ठीक, जेनेटिक्स है, जैसे हमारे अगर देखा जाए तो कॉकेशियन जो होते हैं, जो हमारे अंग्रेज होते हैं ना, इनमें इनमें जो इशू होता है कि ये इनकी इम्यूनिटी कम होती है कंपेयर टू अस। ठीक है, अफ्रीका में चले जाओ वो ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये रेस पे भी मैटर करता है, जेनेटिक्स पे भी मैटर करता है। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं जेनेटिकली दे हैव बेटर इम्यूनिटी। ठीक है, बाकियों की कम होती है। इनडायरेक्ट फैक्टर्स में आपके पर्सनल हाइजीन आ गई, कोई बंदा है वो हाथ ही नहीं धोता तो उसमें तो बीमार होना ही होना है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, किसी को साफ पानी नहीं मिल रहा, किसी के पास हाइजीन के लिए सिचुएशन ही नहीं है। ठीक है, उससे भी मैटर करता है। फिर लिविंग कंडीशंस, एक ही घर के अंदर एक ही टॉवल अगर यूज हो रहा है और घर में एक बंदे को फ्लू हो जाए तो क्या होगा, सबको हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस हद तक देखा है कि एक ही टूथब्रश भी घर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर इसको कोई इन्फेक्शन होगी, ठीक है, वो क्या होगा, सारे जो बैक्टीरिया हाँ सबको लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कैविटीज हो गया तो वो सबको हो जाएगी। अच्छा, फिजिकल बैरियर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला ऑर्गन जिसके साथ इन कांटेक्ट आता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल, दैट इज योर स्किन और दैट इज योर म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन आपके नाक में है, आपके माउथ में है और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर मौजूद है, कोई भी चीज, ताकि वो इसको एंटर होने से रोके। ठीक है, सेकंड क्या है, इनहेलेशन, सांस लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, थर्ड क्या आएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपने खा लिया कुछ, स्टमक में चला गया तो वो इन कांटेक्ट आएगा। फिर आपका जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट आता है और फिर एक और एक्सपोज चीज क्या होती है, आई। ठीक हो गया, तो ये हमारी वो चीजें हैं जो कि फिजिकल बैरियर्स में। ठीक है, क्या कर रही है, बेसिक मकसद क्या है, स्टॉप द एंट्री। ठीक है, एंटर नहीं होने देना, एंट्री पे रोकना है। अभी तक ये ऑर्गन्स की तरफ नहीं गए, इनको यहीं पे रोकना है। ठीक है, फिजिकल बैरियर्स। अगर आप स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन्स की बात करें तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारा नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होता है। ठीक है, जो एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के तौर पे काम करता है। फिर आपकी स्किन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके अंदर से हर चीज पास नहीं हो सकती अनलेस देयर इज एन अब्रेजन और देयर इज एन इंजरी। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ एंट्री बन जाता है। जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो हम फौरन से ऊपर क्या लगा लेते हैं, न्यूमाइसिन लगा लो यार, पोलीफैक्स लगा लो, क्यों लगाते हैं, सिंपल वैसलीन लगा लो तो वो भी काम करती है कि वो किसी भी पैथोजन को अंदर नहीं जाने देगी। अगर आप ना करें, ऐसी गंदी मिट्टी में हाथ डालते रहे तो खराब हो जाता है ना सब, इसलिए कि वो फिजिकल बैरियर अब हट चुका है। ठीक है, वो इंटैक्ट नहीं है। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आपकी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर हेयर होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल को अंदर नहीं जाते। ठीक है, फिर इसका एक टेम्परेचर, फिर जब आप इनहेल करते हैं तो वो जब लंग्स तक जाती हैं तो कितनी जगह पे म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ वो अटैच होता जाएगा, कोई भी फॉरेन चीज होती है। ठीक है, लंग्स तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। फिर आप इसमें इतनी बारीक हो जाती है, अगर एल्वियोलाई को अगर आप देखिए बिल्कुल बारीक होते 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 कहाँ तक जाएंगे, तो उसके अंदर कोई चीज पहुंच नहीं सकती। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, अगर कोई पहुंच भी जाए तो वो सिस्टम तक नहीं जाने देगा, वहीं पर रोक देगा, फॉरेन पार्ट है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पीएच ऑफ द माउथ, सबसे पहले क्या है, सलाइवा, सलाइवा जाने नहीं देगा। क्या कर रहे हैं, वॉशिंग, कॉन्टिन्यूस वॉशिंग ऑफ योर माउथ। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, आपका होठ से गुजर के इसोफेगस से जब जा रहा है उसकी अपनी एक पीएच है। ठीक है, फिर जाता है स्टमक में, और स्टमक तो किसी चीज को नहीं छोड़ता क्योंकि उसके अंदर क्या है, एसिड पड़ा हुआ है।
ठीक है, वहां पे किल हो जाएगा। अगर वहां से भी सरवाइव कर जाए तो आगे इंटेस्टाइन। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का अपना एक मैकेनिज्म है कि वो फौरन किसी भी ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं जाने देता। देन यू हैव जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। पहली चीज क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन इज देयर। ठीक है। सेकंड क्या है? उसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होता है। थर्ड क्या है? पीएच। ठीक है। जितने भी आपके पास जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के आते हैं ना बैक्टीरिया, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पैथोजेनिक फैक्टर होता है ना, पैथोजेनेसिटी किसे विरुलेंस फैक्टर जिसे कहते हैं, कि जो डिजीज कॉजिंग के लिए जरूरी है, वो क्या है? उनकी देयर एबिलिटी टू अटैच टू दैट सरफेस। क्यों? यूरिन वॉश आउट रुकेगा तो खुद को सरवाइव करेगा, पहले बैठेगा तो डिजीज कॉज करेगा। ठीक है। तो क्या होता है? मुसलसल वॉशिंग होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन आ जाए तो क्या कहते हैं? पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो। एक दिन में 5 लीटर पानी पियो, खुद ही ठीक हो जाओगे। इतनी वॉशिंग होगी कि बैक्टीरिया रुक ही नहीं सकेगा। ये कहते हैं ना, सबसे ज्यादा पानी पियो। अच्छा। या फिर आपकी पीएच के लिए देते हैं क्रैनबेरी, देते हैं ना, तो वो पीएच जब होगी तो खुद ही डिटैच हो जाएगा। ठीक है। फिर आपकी आई आ गई। आई मुसलसल वॉश हो रही है। ठीक है। आई से कुछ चीज एब्जॉर्ब होकर अंदर नहीं जाती। इन्फेक्शन जो है वो सिस्टमिकली होती है, यहीं पर रह जाएगी। ठीक है। मुसलसल वॉशिंग हो रही होती है इसकी। जब हम ब्लिंक करते हैं क्लीन हो जाती है। ठीक है। और वैसे भी आंख के तो करीब से भी कोई चीज गुजर जाए तो हमारे 1 घंटा आंख से पानी आता रहता है। ऐसे ही होता है ना। अच्छा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अडाप्टिव इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी विच इज acquired और developed by an individual only after a specific challenge is encountered। किसी को एक दफा डिजीज हुई तो दोबारा नहीं होगी। ठीक है। एंटीबॉडीज बन गए। इसमें क्या है कि बॉडी ने सीखा, किसी एक चैलेंज से बॉडी ने सीख लिया कि अब मैंने ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है ना। एक दफा डिजीज हुई, दूसरी दफा नहीं होगी। वैक्सीन का असल कॉन्सेप्ट ये है कि वंस आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर जाती है, एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बना लेती है, तो सेकेंड रिस्पॉन्स में डिसीज कॉज नहीं होगी। ठीक है। बॉडी विल ओवरकम दैट पैथोजन। द रिजल्टिंग adaptive immune products are effective only against a specific challenge। अब ये नहीं हो सकता कि आपने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ली और आप रुबेला से बच जाए। जिसके अगेंस्ट है उसी के अगेंस्ट होगा। ठीक है। एक दफा दुश्मन आया, उसको पहचान लिया, दूसरी दफा अगर दुश्मन बदल जाएगा तो रिस्पॉन्स भी तो डिफरेंट होगा। तो सेम है कि अगर पैथोजन एक के अगेंस्ट है तो उसी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आएगा। दूसरे चैलेंज के लिए उसे दोबारा अडॉप्ट करना होगा। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज इन adaptive immunity provides greater efficiency should there be subsequent exposure to the same challenge। मेमोरी सेल्स का नाम सुना है? बी मेमोरी सेल्स। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी भी इन डिटेल, मुझे पता है। मैं खुद इम्यूनोलॉजी में बड़ी वीक थी। फिर एक टाइम आया कि मेरी इम्यूनोलॉजी बेहतर हो गई, जब मैंने पढ़ाया तो मुझे इम्यूनोलॉजी आ गई। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम के एक काम क्या होता है? मेमोरी रखना, ताकि सब्सिक्वेंट एक्सपोजर के अंदर उसे याद होता है कि ये तो पहले भी आ चुका है। ठीक है। सोचे एक चौकीदार है जिसे पहचाना हुआ है कि ये चोर है। ठीक है। तो उसकी मेमोरी है। तो ये मेमोरी होती है प्रायर चैलेंज, जो उसको फेस कर चुका है कि अब मैंने इसको कैसे टैकल करना है। ठीक है। There is a time lag for development of adaptive immunity, but secondary response is almost immediate। पहली दफा आया, होता क्या है? फर्स्ट एक्सपोजर हुआ, फीवर हुआ, फिर कुछ दिन बुखार रहा, फिर उसके बाद वीकनेस हुई, मायल्जिया होता है। ठीक है। वीकनेस, फटीग, मायल्जिया, फिर इवेंचुअली क्या होता है? रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन सेकेंड एक्सपोजर में क्या था आपको पता ही नहीं चलता। इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी पड़ी हुई है, मेमोरी सेल्स बने हुए हैं। मोमेंट वो आता जाएगा तो इसने कहना है इसको पकड़ो। फर्स्ट टाइम तो उसे पता नहीं था ये चोर है, दूसरी दफा वो तैयार था कि अगर ये आएगा तो मैंने ये करना है। ठीक है। Characteristics of adaptive immunity in recent years, with increased knowledge of the molecular processes underlying the function of cells, it has become possible to explain at a cellular and molecular level the features that are the hallmark of acquired immune response: specificity and diversity। specific response, स्पेसिफिक हम पहले बात कर चुके हैं। इस सीरोटाइप के अगेंस्ट हमें ये एंटीबॉडी चाहिए। ठीक है। सिर्फ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नहीं, स्टेफाइलोकोकस की क्लास सीरोटाइप के अगेंस्ट मुझे ये रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। कैसे पहचानता है? उसके सेल सरफेस के ऊपर जो एंटीजन मौजूद है, उस एंटीजन के लिए इमेजिन की एंड लॉक। एक की एक लॉक पे ही काम करती है। इतना स्पेसिफिक होता है हमारा
अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। क्यों? इस रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक बनाया था, और वो जब तक बाइंड नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो वो स्पेसिफिक है। एक एंटीबॉडी एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, की एंड लॉक की तरह। डाइवर्सिटी, imagine there are millions and millions of bacteria, millions and millions of viruses। तो आपके इम्यून सिस्टम के अंदर भी डाइवर्सिटी जरूरी है। इतनी ही एंटीबॉडी से, हमने कहा एक एंटीबॉडी स्पेसिफिक है एक प्रोटीन के लिए, तो इमेजिन जब मैं मिलियंस एंड मिलियंस की, और उसके ऊपर हजारों के हिसाब से सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, तो सरफेस स्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो इमेजिन डाइवर्सिटी कितनी है, ठीक है ना? कितनी डाइवर्सिटी है। एक ताला है, और अगर सारी दुनिया की कीज इसमें लगाएंगे तब जाके एक लगेगी, ठीक है। स्पेसिसिटी एंड डाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। देन मेमोरी, मेमोरी के बगैर कोई फायदा नहीं, बिकॉज इफ देयर इज नो मेमोरी एवरी चैलेंज विल बी फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर एक बंदा है, जैसे वो मूवी आप लोगों ने देखी भूला, भूल जाता है वो थोड़ी देर के बाद हर चीज। तो अगर ऐसा हो जाए मेमोरी के साथ, आपके इम्यून सिस्टम को भूल जाए, तो फिर क्या होगा? हर दफा आपको फीवर होगा, हर दफा आप उसको दोबारा से बताएंगे ऐसे करना है, और फिर हर हर दफा वो भूल जाएगा। तो मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स उसने जनरेट करना है, ठीक है। रेगुलेशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज, किसी भी चीज की ज्यादती खतरनाक है। ये मेरा स्टेटस था आज का, देख लेना। किसी भी चीज की ज्यादती खतरनाक है। आपका एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन जब होता है, देखा ना, डिजीज कोई नहीं है, मसला कोई नहीं है, लेकिन वो चले जा रहा है। कई दफा होता है स्नीजिंग शुरू हुई, बंद ही नहीं होगी जब तक हम दवाई नहीं लेंगे, तो खतरनाक है, गलत है। तो रेगुलेट करना, जब हम इसको रेगुलेट नहीं करेंगे, एक स्पेसिफिक चीज के अगेंस्ट जब एंटीजन हट जाए तो इसे रुक जाना चाहिए, इसे ओवरऑल डिजीज कॉज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको रोकने वाला, अगर नेगेटिव फीडबैक ना हो, नेगेटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट है ना, देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक कि ये चीज प्रोड्यूस करो बॉडी को, एंड देयर इज अ नेगेटिव फीडबैक कि अब इसकी जरूरत नहीं है, बस कर दो। अगर ये रेगुलेशन नहीं होगी कि अब पॉजिटिव चाहिए, अब चाहिए, अब नहीं चाहिए, तो क्या होगा? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती चली जाएंगी या बिल्कुल ही नहीं होंगी। और अगर होती चली जाएंगी तो आपकी बॉडी मुसलसल काम कर रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? फिर से फीवर, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्सेस, और ऑल्सो टॉक्सिक, ठीक है। तो रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। सेल्फ नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, इसका कंसेप्ट शायद आपने इम्यूनोलॉजी में लिया। देर आर सेल्फ एंटीजन एंड देर आर नॉन सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन, एज अ फीटस आपकी ब्रेन को दिखाया जाता है ये एंटीजन है। सेल्फ एंटीजन, उसने कहा सेल्फ एंटीजन है, जाने दो, ये सेल्फ एंटीजन है, जाने दो, इसके अगेंस्ट मैंने कुछ नहीं करना, ये सेल्फ एंटीजन है, जाने दो, ठीक है। फिर आप पैदा हुए, फिर आने लगे नॉन सेल्फ एंटीजन, ठीक है। सेल्फ एंटीजन कौन सा थे? फीटस को कौन सा दिखाए होंगे? जो उसकी अपनी बॉडी के है, उसके अपने हेयर के अगेंस्ट एलर्जी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन नॉन सेल्फ क्या है? जो एनवायरमेंट से आ रहा है, इट शुड नॉट बी हेयर। कोई पार्टिकल है आपकी बॉडी के अंदर चला गया, आपकी बॉडी कहेगी नहीं, इट शुड नॉट बी हेयर, तो वो क्या करेगा? उसको नॉन सेल्फ कहेगा। लेकिन अगर वो सेल्फ को नॉन सेल्फ समझना शुरू कर दे तो क्या करेगा? उसके अगेंस्ट भी रिएक्शन आ जाएगा, और अगर उसके अगेंस्ट रिएक्शन आएगा तो डिजीज कॉज हो जाएगी विदाउट एनी ट्रिगर, ठीक है। लेट्स से कि आपकी सेल, किसी भी सेल के अगेंस्ट, आपकी बॉडी के किसी सेल के अगेंस्ट उसने कहा कि ये नॉन सेल्फ है, मैं इसके अगेंस्ट रिएक्ट करने लगा हूं, तो वो क्या करेगा? उस सेल को मारना शुरू। उसका नुकसान क्या होगा? आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपका अपना सिस्टम। होते हैं ना लोग ऑटो इम्यून डिजीज के साथ, बाल गिर गए, स्किन खराब हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज है। सोरियासिस देखे? सोरियासिस देखे कभी? क्या हो रहा होता है? अपनी बॉडी के केस लगा हुआ है। क्यों? उसे सही तरीके से पढ़ा नहीं, नालायक था, जब पढ़ाई का टाइम था उसने पढ़ाई नहीं की, तो अब उसको पता ही नहीं कि ये तो मेरा अपना है, लेकिन अटैक किया जा रहा है। तो वो अटैक करने की वजह से क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन कर रहा है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन इज इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक एंड डाइवर्स मेमोरी, रेगुलेशन एंड सेल्फ नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। रिक्वायर
Immune response that leads to elimination of foreign material involve the concerted efforts of a number of different cells and molecules and can be divided into 3 stages. अब मैं आपको बताऊं कि आप अगर इम्यून सिस्टम को एज अ होल एक एंटिटी के तौर पे देख रहे हैं तो इसके अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इसको एज एंटिटी ना देखें, इसको एज अ कम्युनिटी देखें। इट हैज अ लॉट ऑफ सेल्स। कुछ सेल्स हैं जो चौकीदार के तौर पे बैठे हैं, कुछ फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड आ जाते हैं, फिर उससे स्पेशलाइज्ड आ जाते हैं। कुछ होते हैं जिनका काम है एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देना, और कुछ का काम होता है रिस्पॉन्स को रोक देना। तो ये सब मिल के एक इम्यून रिस्पॉन्स बनाते हैं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा सेल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बेसिक की बात करें, बी सेल्स, टी सेल्स, ज्यादा जो हमारे होते हैं, सबसे पहले कौन से आते हैं पहचानने के लिए? एक चीज आ गई, यहाँ से एंटर हुआ, सबसे पहले कौन सी चीज आएगी? पहचानेंगे ना उसे कौन है। मैक्रोफेजेस आ गए, डेंड्रिटिक सेल्स आ गए। ये क्या करते हैं? रिकग्निशन करते हैं। इनके सरफेस के ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो रिकग्नाइज करेंगे उन्हें बाइंड करके। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? रिकग्नाइज कर लिया, भाई फॉरेन पार्टिकल आ गए, पैथोजन आ गया। ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ? एक्टिवेशन स्टेज। अब बाकी जो सेल्स थे ना, उनको बुला लिया। जैसे मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है तो खवातीन कहती है फलां तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, पहले झगड़ा शुरू होता है। ठीक है। अब खवातीन आ गई। अब ये क्या कर रहे हैं? ये एक्चुअली स्पेशलाइज सेल को बुला रहा है जो उसको वहां पे क्या करेंगे? कर्ब करेंगे उस इन्फेक्शन को। ठीक है। और फिर फाइनली आपके फैक्टर स्टेज आ जाती है जहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाती है। ठीक है। डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है उसके अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ अडॉप्टिव इम्यूनिटी अगर बात करें, टू मेजर आर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्पेसिफिक इम्यूनिटी आर ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नाम सुना कभी? सुना? While historically these are quite distinct, current knowledge suggests that each time adaptive immunity is activated, both arms are activated. दोनों होती है, ह्यूमोरल और आपकी सेल मेडिएटेड, दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है। एक हम एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं और दूसरी हम टी सेल्स की बात। ठीक है। ऐसे याद रखें। It becomes a matter of the degree to which each arm is activated. Adaptive immunity may be classified based on the host role in developing the adaptive specific immunity. Active immunity is generated when an immunocompetent host is exposed to the foreign challenge, and the host's native immune cells respond by generating specific immune products. अब क्या कर रहे हैं? फॉरेन पार्टिकल आया, फॉरेन से एक्टिव हुआ, और एक्टिव क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज। ठीक है। अब हम पैसिव की बात करें। पैसिव में क्या होता है कि प्री फॉर्म्ड। ठीक है। एक्टिव क्या है? एक बंदा खुद इन्वॉल्व हो गया है, बड़ा एक्टिव है। पैसिव क्या है? मैं बैठा हूं, जो हो रहा है होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर से बंदे ला के संभालना पड़ेगा उसे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है उसे? प्री फॉर्म्ड। इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती? ब्रेस्ट फीडिंग, मदर्स मिल्क, उसमें होती है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है। और एज अ ट्रीटमेंट भी आजकल प्री फॉर्म एंटीबॉडीज दी जाती है। ठीक है। Adaptive immunity में क्या होता है? Immunocompetent cells are transplanted to an immunocompetent host to restore the immune system. और इनकम्पिटेंट को देते हैं। हमारे पास बहुत से इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज लोग हैं। ठीक है। वो बेचारे क्या करते हैं? उनको क्या मसला है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उनको हम ऐसे सेल्स देते हैं जो कि प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। तो ऐसा बंदा है जिस बेचारे का अपना सिस्टम खराब हुआ, तो उसको आप क्या देते हैं? ऐसे सेल्स देते हैं जिससे उसका इम्यून सिस्टम रिकवर कर जाए। एंटीबॉडी मेन शक्ल अगर देखी जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से तो इस तरह की नजर आएगी आपको। ठीक है। एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीजन। हमने बात की स्पेसिफिक होती है, लॉक एंड की। ठीक है। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन कॉज देयर डिस्ट्रक्शन। हम बार बार बात कर रहे हैं कि फर्स्ट एक्सपोजर, सेकंड एक्सपोजर, फर्स्ट एक्सपोजर, सेकंड एक्सपोजर। ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात की कि मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगी फर्स्ट एक्सपोजर और सेकंड एक्सपोजर का। यहाँ पे अगर आप देखें कि प्राइमरी और सेकंड रिस्पॉन्सेज कैसे होते हैं एंटीजन। फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम में अगर आप देखो तो आपको ये जो कर्व नजर आ रही है ये लोअर है। ठीक है। यहाँ पे देखो पहले क्या आया? मेमोरी सेल्स, मेमोरी एंटीबॉडीज, आईजीएम। फिर क्या हुआ? आईजीजी भी आई, लेकिन टोटल रिस्पॉन्स कितना आ रहा है? ये देखो। ठीक है। अब वो आया सेकेंड एक्सपोजर। सेकेंड एक्सपोजर में कहते हैं ना इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पे देखो वहां लेटेंट पीरियड फर्स्ट में, यहाँ पे नो लेटेंट पीरियड, सडन एक्सपोजर है और इमीडिएट रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है। आते ही सबसे पहली चीज क्या आई?
आईजीएम थोड़ी सी प्रोड्यूस हुई और उसके बाद आईजीजी ने जो टेक ओवर किया पूरी की पूरी। ठीक है। तो सेकेंड रिस्पॉन्स आप देखें कि एकदम से बॉडी ने रिएक्ट किया है। ठीक है। तो कई दफा क्या होता है, हम बूस्टर वैक्सीन क्यों देते हैं? फर्स्ट रिस्पॉन्स, एंटीबॉडीज का नंबर कम है। ठीक है। होता ये है कि कुछ एंटीबॉडीज यूज होगी फर्स्ट एक्सपोजर में, लेकिन कुछ एंटीबॉडीज उसने रखनी होती है जो आते ही बाइंड कर जाती हैं और पीछे सिग्नल भेजती हैं, जिससे मेमोरी सेल मजीद एंटीबॉडीज भेजना शुरू कर देता है। ठीक है। तो होता क्या है, वो जो एंटीबॉडीज मौजूद होती है ना, सेकेंड एक्सपोजर में एकदम से हाइपर रिस्पॉन्स देती है। ठीक है। तो एकदम से एंटीबॉडीज आएंगी और इन्फेक्शन को क्लियर आउट कर देंगे, जिसकी वजह से फीवर और बाकी सिम्टम्स नहीं होंगे। वैक्सीनेशन में क्या होता है, यू कैन बिकम इम्यून टू अ डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन। टाइम बता दोगे बेटा? 12 क्लास है। 5 ठीक है, मैं वैक्सीनेशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है। ठीक है बेटा। चलो, लेक्चर शेयर करनी मैं लेक्चर शेयर कर देती हूँ आपके साथ। जस्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।